हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ग्रेड 8 की साइंस, चैप्टर 2, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंड्स एंड फो। फ्रेंड्स मतलब दोस्त, फो का मतलब होता है एनिमी, दुश्मन। आपने अपने आसपास अलग अलग तरीके के प्लांट्स देखे होंगे, एनिमल्स देखे होंगे, पर प्लांट्स और एनिमल्स के अलावा हमारे आसपास और भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जिन्हें हम नहीं देख सकते क्योंकि ये इतने छोटे होते हैं, इसलिए इनका नाम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रखा हुआ है, जिसे हम माइक्रोब्स भी बोलते हैं। जैसे आपने देखा होगा, जब बारिशों का मौसम होता है तो जो आपकी ब्रेड होती है वो किस तरीके से खराब हो जाती है, उसके ऊपर ना ग्रेश वाइट से पैचेस आ जाते हैं। क्या आपने इन पैचेस को कभी ध्यान से मैग्नीफाइंग ग्लास के साथ देखने की कोशिश की है? आप देखोगे छोटे छोटे ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर्स होते हैं। क्या आपको पता है ये क्या स्ट्रक्चर्स हैं और ये कहाँ से आते हैं? ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये बनाए जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा। खास तौर पे राइजोपस होता है जिसे हम ब्रेड मोल्ड बोलते हैं, और ये आपको ब्रेड के ऊपर आसानी से दिखाई दे जाएगा। ये कहीं और से नहीं आते बल्कि अपने आप पैदा हो जाते हैं उसी स्ट्रक्चर के ऊपर। अब मान लीजिए आपको एक एग्जाम्पल दिया, एक्टिविटी दी है कि आपने कुछ गीली मिट्टी जो है इकट्ठी करनी है, खेत से इकट्ठी करके एक बीकर के अंदर डाल दो, उसमें कुछ पानी डाल दो। कुछ देर के बाद अगर आप उस सॉइल को सेटल होने देंगे, जो ड्रॉपलेट्स है वो नीचे चले जाएंगे, और पानी का एक ड्रॉप लेकर अगर आप उसे माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा? उस पानी के ड्रॉप में आपको टाइनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दिखाई देंगे जो सॉइल के अंदर मौजूद थे और विजिबल आई से आपको नहीं दिखाई देते, सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप के अंदर दिखाई देते हैं। जब आप ऐसे ही पानी थोड़ा सा पॉन्ड में से लेते हैं और उसे ग्लास की स्लाइड के ऊपर रख के माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं, उसके अंदर भी आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हिलते हुए दिखाई देंगे। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें एक बारी में अपनी नेकेड आई से नहीं दिखाई देती, लेकिन ये पानी में, सॉइल में मौजूद होती है, इसे हम एक स्पेशल कैटेगरी में डालते हैं जिसे हम बोलते हैं माइक्रोब्स। अब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो माइक्रोब्स हैं, बहुत छोटे होते हैं साइज के अंदर। आप अपनी अनएडेड आई से नहीं देख सकते। अनएडेड मतलब माइक्रोस्कोप के बिना उसे नहीं देखा जा सकता। इसके कुछ एग्जाम्पल है, जैसे फंगस जो होता है वो आपको ब्रेड के ऊपर दिखाई दे जाएगा, जो आप मैग्नीफाइंग ग्लास से देख सकते हो। अब जो ब्रेड के ऊपर आपको फंगस दिखाई देता है वो आप मैग्नीफाइंग ग्लास के साथ देख सकते हैं, और बाकी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप की मदद लेते हैं। इसीलिए इनको हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं या माइक्रोब्स बोला जाता है। इनके 4 मेजर ग्रुप्स होते हैं, वो ग्रुप्स याद करना आपकी जिम्मेदारी है। बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, और कुछ होते हैं जिन्हें हम एल्गाई बोलते हैं। आपको इनकी पिक्स दिखाई दे जाएंगी। अब जो वायरस होता है वो भी माइक्रोस्कोपिक होता है, बहुत छोटा होता है। वायरस की खास बात पता है क्या है? कि ये रिप्रोड्यूस करता है होस्ट के सेल पे। मतलब मेरी बॉडी के अंदर अगर वायरस घुस गया तो मेरी बॉडी सेल्स की बनी हुई है, और ये जो सेल्स हैं ये वायरस का घर बन जाते हैं और इसी के अंदर ये रिप्रोड्यूस करता है, मतलब मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाता है। अब ये जो होस्ट की बॉडी है ये इंसान भी हो सकते हैं, प्लांट्स भी हो सकते हैं, एनिमल्स भी हो सकते हैं, बैक्टीरिया भी कोई हो सकता है। वायरस से होने वाले कुछ कॉमन बीमारियां जैसे कोल्ड हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया जिसे हम फ्लू बोलते हैं, खांसी आ गई, ये ज्यादातर वायरस से ही पैदा होती हैं। पोलियो, चिकन पॉक्स, वो भी वायरस की वजह से ही होती हैं। कुछ बीमारियां होती हैं जो प्रोटोजोआ से होती हैं, जैसे डिसेंट्री हो गई, जब पेट खराब हो जाता है, मलेरिया हो गया। कुछ होती हैं जो बैक्टीरिया की वजह से होती है, जैसे टाइफॉइड हो गया, टीबी हो गया। अब इन बीमारियों को याद करने का एक सिंपल सा तरीका मैं आगे के क्लास में आपको बताऊंगी, इसी वीडियो में बताऊंगी। अब इन बीमारियों के बारे में हम डिटेल में ट्रिक्स के साथ पढ़ेंगे, लेकिन आप एक बार देख सकते हैं अलग अलग तरीके के बैक्टीरिया, अलग अलग तरीके की एल्गाई, फंजाई आपको दिखाई दे जाएगी, और वायरस भी कितने तरीके के होते हैं, अलग अलग शेप्स होती है। तो अब बात करते हैं कि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते कहाँ हैं। देखिए, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सिंगल सेल के हो सकते हैं, मतलब सिर्फ एक सेल के बने हो सकते हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गया, कुछ एल्गाई हो गया, कुछ प्रोटोजोआ हो गया। कुछ जो होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं, जैसे हमारी बॉडी मल्टी सेलुलर है, बहुत सारे सेल्स की बनती है, वैसे ही मल्टी सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए जैसे एल्गाई या फंजाई।
अब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये हर तरीके के इन्वायरमेंट में रह लेते हैं। ठंडे इलाके में रह लेते हैं, हॉट स्प्रिंग गर्म पानी के अंदर रह लेते हैं, डेजर्ट के अंदर रह लेते हैं, मार्शी लैंड जहाँ पर दलदल होता है उसके अंदर रह लेते हैं, इवन एनिमल्स की बॉडी के अंदर रह लेते हैं, ह्यूमन बींग्स की बॉडी के अंदर रह लेते हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर ग्रो करते हैं और फ्रीली एग्जिस्ट भी करते हुए आपको मिल जाएंगे, मतलब किसी पे डिपेंड भी कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और अपनी बात करते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिर्फ बीमारियां पैदा करते हैं, ये हमारी जिंदगी में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, काफी तरीके से हम लोगों की मदद भी करते हैं, पर हाँ, हार्मफुल इफेक्ट भी होते हैं इनके, डिजीजेस भी ये पैदा करते हैं जिसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। अब जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, माइक्रोब्स हैं, हम अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग पर्पसेस के लिए यूज किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा कर्ड बनाने में यूज किया जाता है, ब्रेड बनाने में, केक बनाने में, और ये आज से नहीं चलता आया है। इनफैक्ट जब अल्कोहल बनाई जाती थी एजेस से, तब भी हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज करते आए थे, उनकी जरूरत होती है। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो इन्वायरमेंट को क्लीन भी रखते हैं, जैसे ऑर्गेनिक वेस्ट हो जाता है, मैन्योर की बात की थी लास्ट क्लास में, वेजिटेबल पील्स हो गए, एनिमल वेस्ट हो गया, ह्यूमन बींग्स का वेस्ट हो गया, ये सब छोटी फॉर्म में, हार्मलेस फॉर्म में तोड़ दिया जाता है ताकि इसका ह्यूमस बन जाए और वो वापस न्यूट्रिएंट सॉइल में मिल जाए। बैक्टीरिया के बारे में हमने पढ़ा था जो यूज किया जाता है दवाइयां बनाने में। जी हाँ, दवाइयां बनाने में बैक्टीरिया यूज किया जाता है। एग्रीकल्चर के अंदर सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, याद है राइजोबियम, वो भी एक बैक्टीरिया है जो सॉइल में नाइट्रोजन की कमी को पूरा करता है। यूरिया की खपत कम होगी, जो फर्टिलाइजर है, जो हार्म पहुंचाता है। पहले बात कर लेते हैं कर्ड और ब्रेड में किस तरीके से हम बैक्टीरिया यूज करते हैं। क्या आपको आइडिया भी है कि जो दूध से हम दही बनाते हैं उसमें हम बैक्टीरिया का इस्तेमाल करते हैं। जो कर्ड है उसके अंदर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ये जो बैक्टीरिया होता है कर्ड के अंदर, जो कर्ड बनने में मदद करता है, उसको हम बोलते हैं लैक्टोबैसिलस। अब इसके अलावा जो कर्ड बनता है, हम बैक्टीरिया को इस्तेमाल करते हैं चीज, पनीर बनाने में, अचार को बनाने में, बहुत सारी अलग अलग खाने की चीजें बनाने में। जैसे आपने रवा इडली, सूजी इडली खाई होगी, उसको फुलाया जाता है पहले, या फिर आपने खाए होंगे भटूरा, मैदे को पहले फूलने के लिए रख दिया जाता है भटूरे बनाने से पहले, या इडलियां बनाने से पहले रवा या सूजी को भी थोड़ा टाइम दिया जाता है ताकि उसके अंदर फर्मेंटेशन हो। तो आपकी बुक में ये लिखा हुआ है कि क्या आप गेस कर सकते हो कि इस चीज के अंदर क्या प्रोसेस यूज होता है जिसमें हम थोड़ी देर के लिए चीजों को ऐसे ही रख देते हैं। ये जो प्रोसेस है, इसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये पैदा होते हैं, ये मल्टीप्लाई होते हैं, इनकी ग्रोथ होती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। खास तौर पे जो यीस्ट है वो किसी चीज का जो वॉल्यूम है वो बढ़ा देता है, उसको फुला देता है। तो ये ध्यान रखना आप लोग कि हम लोग यीस्ट का इस्तेमाल करते हैं, बैक्टीरिया का इस्तेमाल करते हैं चीजों को बनाने में। इवन बैक्टीरिया और यीस्ट इकट्ठे भी यूज किए जाते हैं राइस के अंदर, राइस को फर्मेंट करने में, इडली को फर्मेंट करने में, और डोसा का बैटर बनाने में। अब आप सोचोगे ये फर्मेंटेशन क्या है? फर्मेंटेशन ना एक केमिकल चेंज होता है जिसमें जो खाना है या कोई ड्रिंक है वो तब्दील हो जाता है, वो बबल्स प्रोड्यूस करने लग जाता है, या फिर आप कह सकते हैं उसके अंदर चेंजेस आनी शुरू हो जाती हैं, जो केमिकल चेंजेस होती हैं उसे हम फर्मेंटेशन बोलते हैं। तो आपने कई बार देखा होगा, अगर आप बाहर खाना खाने जाते हैं या मम्मी भी अगर घर पे खाना बनाती हैं, तो मान लीजिए आटा ले लिया, मैदा ले लिया, उसके अंदर अगर आप चीनी मिक्स कर दो, थोड़ी सी, आधा किलो आटा लो, चीनी मिक्स कर दो, उसके अंदर थोड़ा सा यीस्ट पाउडर डाल दो और अच्छे तरीके से उसे ऐसे करके एक डो तैयार कर लो उसके अंदर। तो आप देखेंगे कि वो जो बैटर था ना, यीस्ट डलने की वजह से वो थोड़ा फूल गया है, रेज हो जाता है, उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो यीस्ट जो है वो रिप्रोड्यूस करता है, मल्टीप्लाई करता है रैपिडली, और जब वो मल्टीप्लाई करता है उसकी वजह से वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है रेस्पिरेशन के दौरान। तो इसी वजह से जो बबल्स है गैस के, वो डो को फुला देते हैं, उसका जो वॉल्यूम है वो फैल जाता है।
तो जो यीस्ट है वो बेसिस है हमारी बेकिंग इंडस्ट्री का। पेस्ट्रीज यीस्ट को यूज करके बनाई जाती है, केक्स में यीस्ट का इस्तेमाल किया जाता है, ब्रेड्स के अंदर यीस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करते हैं, क्या हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कॉमर्शियली यूज करते हैं, पैसे भी कमाते हैं? जी हाँ, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज किया जाता है पैसे कमाने के लिए। बड़े स्केल पे उनको यूज किया जाता है अल्कोहल बनाने के लिए, वाइन बनाने के लिए। एसिटिक एसिड जो हम विनेगर यूज करते हैं ना, सिरका, वो बनाने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज किया जाता है। खास तौर पे याद रखिए, अल्कोहल, दारू या वाइन बनाने के लिए जो नहीं पीनी चाहिए, यीस्ट का इस्तेमाल किया जाता है, वाई से यीस्ट। अब इसको याद कैसे किया जा सके? लोग अक्सर सवाल उठाते हैं, दारू क्यों पी कर आया, वाइन क्यों पी, वाई। तो याद रखना, वाई से WHY वाला वाई नहीं, ये वाई वाला जो आप शॉर्टकट में यूज करते हो, वाई यीस्ट यूज की जाती है अल्कोहल वाइन बनाने के लिए। अब इसके लिए जो यीस्ट यूज की जाती है वो ग्रो की जाती है नेचुरल शुगर्स के तरीके से, जो कि आपको मौजूद मिल जाएगी ग्रेन्स के अंदर, जैसे बार्ले हो गया, व्हीट, राइस, या फिर क्रश्ड फ्रूट जूसेस के अंदर से भी एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। अब आपको एक एक्टिविटी दी है जिसमें आपने 500 ml पानी लेना है एक बीकर के अंदर, मतलब 3/4 हिस्सा उसका भर लो। उसके अंदर आप ऐड कर दो 2 से 3 चम्मच शुगर के, और उसके अंदर आधा स्पून आपने ऐड करना है यीस्ट पाउडर का शुगर सोल्यूशन के अंदर। उसको रख दो थोड़ी देर के लिए गर्म जगह पे, 4-5 घंटे के लिए रख दो। अब उसको स्मेल करो, चीनी डाली, पानी, यीस्ट। जब आप उसको स्मेल करोगे, जो शुगर है वो कन्वर्ट हो जाती है अल्कोहल के अंदर यीस्ट की बदौलत। तो ये जो कन्वर्जन होता है शुगर का, याद रखना, इनटू अल्कोहल, शराब, उसे हम बोलते हैं फर्मेंटेशन। क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन। तो ल्यूइस पैस्चर जो थे, उन्होंने डिस्कवर किया था ये फर्मेंटेशन इन 1857। प्रोसेस समझ आ गया? सिंपल एक्सपेरिमेंट, चीनी, पानी, यीस्ट, गर्म जगह, फर्मेंटेशन हो जाएगी। दोबारा बोल रही हूँ, केमिकल चेंज होता है जिसमें जो शुगर है वो तब्दील हो जाती है अल्कोहल के अंदर। अब क्या दवाइयों में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज किया जाता है? जी हाँ। जब भी हम बीमार हो जाते हैं तो जो डॉक्टर हैं वो हमें कुछ एंटीबायोटिक टेबलेट्स देते हैं, दवाइयां देते हैं, कैप्सूल देते हैं, इंजेक्शन देते हैं, जैसे पेनिसिलिन। तो ये जो सोर्स है इन दवाइयों का, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बनती हैं। जो मेडिसिन हैं वो मार देती हैं या रोक देती हैं ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जब आप दवाई लेते हो तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके अंदर तबाही मचा रहा है उसको वो खत्म कर देती हैं। तो ये जो दवाइयां हैं ये एंटीबायोटिक होती है। याद रखना, दवाइयां एंटीबायोटिक होती है, लिविंग चीज को मार देती है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, तो एंटीबायोटिक। आजकल जो एंटीबायोटिक्स हैं वो तैयार किए जा रहे हैं बैक्टीरिया या फंजाई की मदद से। आजकल एरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, सेप्ट्रोमाइसिन, ये इस्तेमाल किए जाने वाले कुछ कॉमनली नोन एंटीबायोटिक्स है जिनको बनाने में हम फंजाई और बैक्टीरिया का यूज करते हैं। अब आप समझ रहे हो, जो एंटीबायोटिक्स आप खाते हो उनको मैन्युफैक्चर किया जाता है कुछ स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करके, और उन्हीं को खाया जाता है ताकि आप ठीक हो जाओ, क्योर हो जाओ। तो ये जो एंटीबायोटिक्स है इनको मिक्स कर दिया जाता है लाइव स्टॉक के खाने के अंदर, मुर्गियों के खाने के अंदर, ताकि उनको ना कोई माइक्रोबियल इन्फेक्शन ना खाए। इस वजह से इवन उनको यूज किया जाता है कंट्रोल करने के लिए प्लांट की अलग अलग तरीके की डिजीजेस, तो प्लांट्स में भी ये हेल्प करते हैं। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग 1929 के अंदर कुछ काम कर रहे थे, डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया को पढ़ रहे, तो उन्होंने देखा कुछ स्पोर्स जो हैं, छोटे से लिटिल ग्राउंड मोल्ड आप उसे कह सकते हो, अगर वो मौजूद होते हैं उनकी प्लेट के ऊपर, तो जो बैक्टीरिया है वो ग्रो नहीं कर पाता। मतलब बेसिकली आप ये कह सकते हो कि उनको यूज किया जा सकता है बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए, मारने के लिए। तो इसी से डिस्कवरी हुई थी पेनिसिलिन की, जिससे हम फाइट कर सकते हैं बीमारियां। अब आपको ये याद रखना जरूरी है कि जो एंटीबायोटिक्स है उसे आप अपनी मर्जी से नहीं खा सकते, उसके लिए आपको डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन का होना जरूरी है, और जैसे डॉक्टर ने बोला है वैसे ही खाना चाहिए। गलत डोजेस भी मत लेना, क्योंकि ना अगर आप बीच में ही दवाई छोड़ देते हो या गलत डोज लेना शुरू कर देते हो तो अगली बार जब वो बीमारी होती है तो आपकी बॉडी उसको फाइट नहीं कर पाती, क्योंकि वो दवाइयां काम नहीं की,
और वो जो इन्फेक्शन है उसे पता लग गया कि ये अगर दवाई आएगी ये तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, मैं इसको लड़ सकता हूँ या लड़ सकती हूँ, तो वो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो रेजिस्टेंस पैदा कर लेते हैं। तो कभी भी एंटीबायोटिक का कोर्स बीच में मत छोड़िए, जिससे जो प्रॉब्लम है अगली बार बढ़े। अब हम बात करते हैं वैक्सीन के बारे में, पर आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि जो बच्चे हैं, चिल्ड्रन या जो इन्फेंट्स है, 0 से 1 साल का जो बच्चा होता है उसे वैक्सीनेशन क्यों दी जाती है। तो देखिए, जब एक वैक्सीनेशन दी जाती है तो एक डेड, मरा हुआ या कमजोर माइक्रोब जो है वो हेल्दी बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है, ताकि आपकी जो बॉडी है असल में एंटीबायोटिक्स जो है वो प्रोड्यूस करे। कोई मरी हुई चीज अगर अंदर जाएगी ज्यादा खतरा नहीं ना पैदा करेगी, लेकिन एंटीबायोटिक्स पैदा होनी शुरू हो जाएंगे। एंटीबायोटिक्स वो चीजें हैं जो हेल्प करती हैं डिजीज से फाइट करने में। तो ये जो डेड चीज या वीकेंड माइक्रोब आपको दिया गया है उसे हम वैक्सीन बोलते हैं। आपकी बॉडी का जो सिस्टम है वो काम करना शुरू कर देगा कि यार ऐसा कुछ आया तो ये वाले एंटीबायोटिक्स हम लोगों को प्रोड्यूस करने हैं। तो इसीलिए बच्चों को अलग अलग बीमारियों से बचाने के लिए, टीबी, स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस, कॉलरा, हम लोग उनको वैक्सीन दे देते हैं। तो आपको मैं एक बार बता देती हूँ वैक्सीन काम कैसे करता है। वैक्सीन जब आप लेते हो तो एक डेड या वीक माइक्रोब बॉडी में इंट्रोड्यूस किया जाता है, जिसकी वजह से बॉडी जो है एक इम्यून रिस्पॉन्स देती है। वो जो रिस्पॉन्स दिया जाता है उस वायरस को, उस बैक्टीरिया को, वो आपके इम्यून सिस्टम के अंदर, जो फाइट करने वाला सिस्टम है, उसके अंदर एक मेमोरी पैदा कर देता है कि भाई ऐसा कुछ दोबारा आया तो हम फाइट कर देंगे। तो ये जो इम्यून मेमोरी पैदा हुई है ये बॉडी याद रखती है एक स्पेसिफिक बैक्टीरिया या वायरस के केस में, ताकि अगली बार जब वो बैक्टीरिया या वायरस असल स्टेट में अटैक करे तो हमारी बॉडी उसे फाइट कर सके। वैक्सीन का प्रोसेस क्लियर हो गया। दोबारा से बता देती हूँ, जब एक डिजीज कॉजिंग माइक्रोब हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है तो बॉडी का एक रिस्पॉन्स होता है कि वो एंटीबॉडीज जो है वो प्रोड्यूस करती है फाइट करने के लिए इन्वेडर को, कि मेरे घर में कौन घुस गया, मैंने तो इसे इन्वाइट नहीं किया। अब जो बॉडी है वो याद रखती है कि किस तरीके से फाइट किया था हमने पिछली बार जब एक डेड या वीक माइक्रोब हमारे में इंट्रोड्यूस किया था। तो हेल्दी बॉडी के अंदर इतनी पावर हो जाती है पैदा कि वो मार सके, किल कर सके इन्वेडिंग अंदर जाने वाले बैक्टीरिया को सूटेबल एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करके। तो ये जो एंटीबॉडीज हैं ये हमारी बॉडी के अंदर रहती हैं और हमारी बॉडी को प्रिपेयर करती हैं कि हम फाइट कर सके डिजीज कॉजिंग माइक्रोब से। तो इस तरीके से हमारी वैक्सीन जो है वो चलती है। अलग अलग तरीके की वैक्सीन दी जाती है अलग अलग बीमारियों के लिए, जैसे कॉलरा हो गया, टीबी हो गया, ट्यूबरक्लोसिस, स्मॉल पॉक्स हो गया, हेपेटाइटिस हो गया। इसको हम रोक सकते हैं वैक्सीनेशन के जरिए। तो अब समझ में आया वैक्सीनेशन कितना जरूरी है। अब ये वैक्सीन जो है स्मॉल पॉक्स की, ये डिस्कवर की थी 1798 के अंदर एडवर्ड जेनर ने। अब आपने बचपन में जरूर बच्चों को भी देखा होगा, अपने बचपन में तो आपको याद ही नहीं होगा कि आपको इंजेक्शंस दिए जाते थे ताकि आपको बचाया जा सके अलग अलग बीमारियों से। अब समझ में आ गया कि क्यों इंजेक्शन दिए जाते थे। आजकल इतना एडवर्टाइज किया जा रहा है टीवी के अंदर, न्यूज़पेपर के अंदर कि बच्चों को बचाओ पोलियो से, अंडर पल्स पोलियो प्रोग्राम, कि भाई पोलियो जो है वो वैक्सीन का काम कर रहा है, प्लीज बच्चों को पोलियो दे दो, 2 बूंद पोलियो। अमिताभ बच्चन कितना एडवर्टाइज कर रहे थे। वर्ल्ड वाइड कैंपेन किया जा रहा है स्मॉल पॉक्स के लिए कि भाई इसे खत्म करो। वर्ल्ड के अलग अलग हिस्सों में खत्म हो भी गया है। आजकल जो वैक्सीन्स हैं इन्हें बड़े स्केल पे बनाया जा रहा है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल करके, ताकि ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स को अलग अलग बीमारियों से बचा लिया जाए। अब बात करते हैं क्या ये यूज किए जा सकते हैं सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए। कुछ बैक्टीरिया, और याद रखना ब्लू ग्रीन एल्गे यूज किए जाते हैं नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए एटमॉस्फेयर से। जैसे आपने पढ़ा था राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में। इन माइक्रोब्स को हम बोलते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स। आमतौर पे जो प्लांट्स हैं वो नाइट्रोजन का इस्तेमाल नहीं कर सकते जो एटमॉस्फेयर में मौजूद होती है। सिर्फ अगर राइजोबियम बैक्टीरिया हो या एक तरीके की खास तरीके की एल्गे हो जिसे हम ब्लू ग्रीन एल्गे बोलते हैं, तभी नाइट्रोजन का इस्तेमाल किया जा सकता है। और पत्ते जो है वो येलो कलर के नहीं होते, येलो कलर के होके सड़ जाते हैं ना। नाइट्रोजन हो तो वो येलो कलर नहीं आता उनके ऊपर,
और ऑटोमेटिकली ग्रोथ अच्छी होती है। ये ही दो कर सकते हैं। अब समझ में आ गया क्या ये यूज किए जा सकते हैं एनवायरनमेंट को क्लीन करने के लिए? जी हाँ। पहले ही हमने बात की थी कि जो खाद बनाई जाती है, मेन्योर बनाई जाती है, वो वेस्ट को इकट्ठा करके, प्लांट्स, वेजिटेबल, फ्रूट्स का वेस्ट इकट्ठा करके एक पिट के अंदर डाल के खाद बनाई जाती है। थोड़ी देर के बाद वो डिकम्पोज हो जाती है और मेन्योर में बदल जाती है। और ये जो मेन्योर होता है ये सॉइल के लिए बहुत अच्छा होता है। एक एक्टिविटी दी है, 2 पॉट्स लेने को बोला है कि आप इस तरीके से 2 पॉट्स ले लीजिए, दोनों के अंदर आप आधा आधा मिट्टी डाल दीजिए, आधा पॉट तक, और एक के ऊपर ए लिख दीजिए, दूसरे के ऊपर बी लिख दीजिए। अब प्लांट वेस्ट जो है वो ए पॉट के अंदर डाल दीजिए, पत्ते हो गए, कुछ और प्लांट से जो वेस्ट है वो डाल दीजिए, और एम्प्टी खाली ग्लास की जो बॉटल्स हैं, प्लास्टिक है, वो बी के अंदर डाल दीजिए और दोनों को साइड पर रख दीजिए। 3-4 दिन के बाद आप क्या देखोगे? आप ये देखोगे कि जो पॉट ए है उसका सामान डीकम्पोज हो गया, टूट गया छोटे छोटे हिस्सों में। लेकिन जो पॉट बी था वो बिल्कुल खराब नहीं हुआ, क्योंकि उसके ऊपर माइक्रोब्स काम ही नहीं कर सकते। ए वाले के अंदर जो प्लांट वेस्ट था वो मेन्योर में तब्दील हो गया था, क्योंकि माइक्रोब्स ने उनके ऊपर काम किया। लेकिन बी पॉट के ऊपर वो लोग काम नहीं कर सकते। एम्प्टी ग्लासेस हो, बॉटल्स हो, टॉय के पार्ट्स हो, पॉलिथीन हो, ये चेंज नहीं हो सकते, क्योंकि माइक्रोब्स डू नॉट एक्ट ऑन देम और इसको खाद में तब्दील नहीं करते। इसीलिए कई बार आपने देखा होगा, अगर कहीं पे प्लांट वेस्ट, एनिमल वेस्ट इकट्ठा हुआ पड़ा है, कुछ दिनों बाद अगर आप जाओगे तो वो बिल्कुल खत्म हो जाता है, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसके ऊपर काम करते हैं, उसको फिक्स करते हैं और सिंपलर सब्सटेंसेस में उसको बदल देते हैं। ये सब्सटेंसेस जब मिट्टी के अंदर मिल जाते हैं, खाद का काम करते हैं, प्लांट्स को इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स देते हैं, प्लांट से एनिमल्स में जाते हैं, हमें मिलते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करते हैं, डिग्रेड भी कर देते हैं जो चीजें पड़ी होती हैं, स्मेली सब्सटेंसेस, और उसको सिंपलर फॉर्म में तब्दील करते हैं। तो ये थी आज की क्लास। आई होप आप लोगों को इतना पार्ट समझ में आ गया, वैक्सीन क्या होता है, कितना ज़रूरी होता है। अगली क्लास में हम हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे, ट्रिक्स बताऊंगी कुछ डिजीजेस याद करने के, किस तरीके से हम कुछ चीज़ों को प्रोटेक्ट कर लेते हैं, कैसे नहीं प्रोटेक्ट किया जा सकता। नाइट्रोजन साइकिल सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे। पर अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेक श्योर यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल वी मीट नेक्स्ट, take care. Bye bye.